हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 17 अगस्त 2022 से 16 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 17 सितंबर 2022 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करता हूँ। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से एक समान आकार के 1000 छोटे गोले बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें से सभी छोटे गोलों का कुल आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर है। प्रत्येक छोटे गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो व्यास ज्ञात करने से पहले आपको इसका रेडियस ज्ञात करना होगा। और आप जानते हैं कि बड़े गोले से जब छोटे गोले बनाए जाते हैं तो गोलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े गोले की त्रिज्या को छोटे गोले की त्रिज्या से डिवाइड करते हैं, फिर उसका क्यूब करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बड़ा गोला का त्रिज्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर को छोटा गोला के त्रिज्या से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसका त्रिज्या हमें मालूम नहीं, तो मान लिया आर है, तो आर से इसको डिवाइड करेंगे और इसका क्यूब करने के बाद जो है वो गोलों की संख्या हमें पता चल जाएगा जो बनने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सवाल में जो है गोलों की संख्या ऑलरेडी दे रखा है 1000, तो इसको 1000 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व करके आर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा और नीचे बन जाएगा आर का क्यूब। राइट साइड 1000 है, तो 1000 तो दोनों साइड कट ही जाएगा, तो आर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो आर का वैल्यू भी 1 होगा। जब आर का वैल्यू 1 है तो डी का वैल्यू कितना होगा, यानी व्यास इसका 2 गुना, तो 2 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, विलियम और ब्रिजेश की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व ब्रिजेश की आयु विलियम की तत्कालीन आयु की आधी थी। विलियम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखते हैं। देखिए, दो लोग हैं, विलियम और ब्रिजेश, तो विलियम को वी कर देते हैं और ब्रिजेश को डी कर देते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों के आयु का योगफल कितना है 20 वर्ष, लेकिन ये कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व में जो है ब्रिजेश की आयु विलियम की आयु की आधी थी। तो मान लेंगे हम लोग 4 वर्ष पूर्व विलियम की आयु 2 यूनिट था, तो ब्रिजेश की आयु कितना हो जाएगा, इसका आधा 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये योगफल में भी आपको 4 वर्ष पहले जाना होगा। अगर वर्तमान में योगफल 20 वर्ष है और हमें चाहिए 4 वर्ष पहले का योगफल, तो क्या करना होगा, यहाँ पर 2 लोग हैं तो 2 बार 4 माइनस करना पड़ेगा, तो कुल मिला के आप यहाँ पर 8 माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, 12 वर्ष। यानी ये 4 वर्ष पहले का रेशियो है और 4 वर्ष पहले का ये दोनों के आयु का योगफल है। तो आप यहाँ पर योगफल निकाल लीजिए, रेशियो में 2 1 3 होगा, जबकि एक्चुअल में योगफल कितना है 12 वर्ष, तो ये 12 वर्ष के बराबर होगा। ये 4 गुना है। इसका निकालना है विलियम का। विलियम का आप देख रहे हैं 2 यूनिट है, तो इसका 4 गुना हो रहा है, इसका भी 4 गुना होगा, तो 8 वर्ष आएगा। लेकिन ये जो रेशियो था ये कब का था, 4 वर्ष पूर्व का। हमसे पूछा जा रहा है वर्तमान। वर्तमान मानने के लिए आपको फिर से इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तो कुल मिला के 12 वर्ष इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, इसको सरल करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर अगर देखें तो 3 1 4, यानी गुना करने के बाद ये 4 अंक के पहले पॉइंट आएगा, और नीचे 1 2, यहाँ पर 3 अंक के पहले आ रहा है, तो नीचे आप क्या करिए, एक जीरो कहीं पर लगा दीजिए। अब यहाँ पर भी 2 2 4 अंक, ऊपर भी 4 अंक। अब दशमलव को भूल जाइए, इसको कटा के आंसर निकाल लीजिए। अगर इसको हम लोग कटा दें तो ये 7 से कट जाएगा 5 बार में, और 17 से कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, और 12 से ये कट जाएगा 30 बार में। ठीक है, तो 5 से फिर कटा दीजिए इसको 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से ये 2 बार में, तो कुल मिला के 2/3 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, वर्ष 1980 में एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी। यदि दो क्रमागत दशकों में इसकी जनसंख्या में 10% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई है, तो वर्ष 2000 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए 1980 से 2000 तक देखना आपको, 2 दशक है और 1 दशक का रेट ये दे रखा है 10%। तो आप इसको सबसे अच्छा तरीका है करने का कि रेशियो से करिए। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन लिखेंगे 1/10, यानी 10 पर 1 का वृद्धि होगा प्रत्येक दशक में, तो क्या रेशियो बनेगा 10 से 11। लेकिन यहाँ पर 2 दशक है। ठीक है, तो 2 दशक है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर 3 दशक रहता तो क्यूब कर देते। तो ये रेशियो बनेगा 10 का स्क्वायर 100,
और 11 का स्क्वायर 121। यानी आप कह सकते हैं कि अगर 1980 में शहर की जनसंख्या 100 यूनिट थी तो 2000 में आके शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 121। लेकिन एक्चुअल में 1980 का जनसंख्या 2,25,000 है, तो ये हो जाएगा 2,25,000 के बराबर। आपको निकालना है 121 यूनिट का वर्तमान का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 100 से तो ये कट ही जाएगा और ये 121 का मल्टीपल आप आंसर चेक कर लीजिए, यानी 11 का मल्टीपल देखेंगे यहाँ पर 3 7 10। ठीक है, 5 2 7 2 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं हुआ। आगे 4 7 11, यहाँ पर हो गया आपको 5 2 7 2 9, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 1 7 8, इधर 5 2 7 2 9, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं 0 2 7 9, उसके बाद 5 2 7 2 9, यानी ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस दोनों पे बराबर है, दोनों का अंतर 0 हो जाएगा, ये 11 का मल्टीपल बन जाएगा। आगे निम्नलिखित बंटन के माध्य अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जब ग्रुप में डाटा दिया रहता तो माध्य निकालने आपको क्या करना होता, तो गुना करके फिर जोड़ना होता है, फिर उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है आपका इसे इसके योगफल से डिवाइड करना होता है। ठीक है, लेकिन आप एक और तरीका कर सकते हैं यहाँ पर कि इन्हीं ग्रुप में से किसी एक को आप क्या करिए एवरेज मान लीजिए। तो यहाँ पर सबसे अधिक 6 वाला है और इसका है कितना 30, तो मान लेंगे 30 इसका एवरेज है। अब निकाल लीजिए आप डेविएशन। अगर ऊपर देखें 25 तो ये कम है 30 से, कितना कम है 5। ठीक है, तो -5 लिखेंगे और इसका क्वांटिटी आप देख रहे हैं कितना है 5 है, तो 5 गुना 5 कुल मिला के माइनस का 25 आएगा। उसके बाद ये तो ले ही लिया, छोड़िए। ये 35 अगर देखें 30 से 5 अधिक है। ठीक है, तो +5, इसका क्वांटिटी 3 है तो 5 दिया 15, यहाँ पर प्लस में आएगा। ठीक है, फिर 30 से इसका देखिए 40, ये 10 अधिक है और यहाँ पर इसका क्वांटिटी 1 है, तो 10 1 का 10 यहाँ पर प्लस में आएगा। अब आपको ये चीज़ कैलकुलेट करके लिखना है। तो यहाँ पर माइनस का 25 है और 15 10 25, यहाँ पर प्लस में भी 25 है, तो कुल मिला के इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा 0 आएगा। 0 आ गया, इसका मतलब जो हम लोग माने थे एवरेज वही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे द्विघात समीकरण ये है, इनके मूल क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा फॉर्म में दे रखा है, आप यहाँ पर ऑप्शन से रख के आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एक्स का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 2 प्लस 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5, 5 2 7, राइट साइड भी 7 है, इसका मतलब 2 आएगा प्लस में। ठीक है, तो 2 प्लस में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये दोनों नहीं होगा। अब आगे आप 5 रख के देख सकते हैं, 5 अगर रखें तो 5 प्लस 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2, 5 2 7 फिर भी आ रहा है, इसका मतलब 2 और 5 प्लस वाला जो है इसका आंसर होगा। और दूसरा तरीका भी है, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बेसिक तरीका से। आगे द्विघात समीकरण ये है, इसके मूलों की प्रकृति निम्नलिखित में से किसे संतुष्ट करेगी। ठीक है, और ऑप्शन इस तरह से दे रखा है कि आपको इसको गुना करके एक्स का वैल्यू निकालना ही होगा। तो गुना कर लेते हैं, एक्स गुना एक्स ये हो गया एक्स का स्क्वायर, उसके बाद 12 6 18 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 18x। ठीक है, और लास्ट में इन दोनों को गुना कर लीजिए, 12 छके 72, और राइट साइड है 4 का स्क्वायर जिसको 16 कहेंगे, वो लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 18x और 72 में 16 घटेगा तो ये आएगा कितना प्लस का 56 बराबर 0। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना होता तो क्या करते हैं, बीच वाला पद को तोड़ते हैं, इस तरह से गुना करने के बाद 56 आ जाए, जोड़ने या घटाने के बाद 18 आ जाए, तो आप कहेंगे प्लस में 14 और प्लस में 4 इसका जो है आएगा। लेकिन ये जो है आपका आंसर नहीं होता है, इसका चिन्ह बदलते हैं तो 14 माइनस में आ जाएगा और 4 भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए पहला है बोथ रूट्स आर इरेशनल, यानी दोनों मूल जो है अपरिमेय है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों मूल क्या परिमेय है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद दोनों जो है पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दोनों जो है नेगेटिव है और रेशनल है, यानी दोनों परिमेय है और ऋणात्मक है, तो ऑप्शन नंबर यही जो है आपका आंसर होगा 3। ठीक है, आगे चौथा में आप चेक कर सकते हैं, वन रूट्स इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा भी तो कंडीशन नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आगे सर्वांगसम त्रिभुजों के लिए इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से सत्य नहीं है, यानी जो गलत है वो आपको आंसर लगाना है। देखिए सर्वांग समता का नियम आप जानते होंगे, 3 4 नियम होते हैं इसके, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला जैसे ये कि SAS यानी साइड्स एंगल साइड्स, किसी भी दो त्रिभुज के अगर दोनों भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। एक तो ये रूल हो गया। दूसरा, इनकी तीनों भुजाएं बराबर हो जिसको आप बोल सकते हैं SSS, यानी तीनों साइड्स इनके क्या है इक्वल है, तो वो दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे। फिर आप ASA बोल सकते हैं, यानी एंगल भुजा एंगल, यानी अगर दो कोण बराबर हो उनके बीच की भुजा भी बराबर हो
तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। उसके बाद एस एस ए यानी भुजा भुजा कोण, दो भुजाएं बराबर हो और उनके बाद की एक कोण बराबर हो तो वो भी क्या होंगे, सर्वांग सम। अब ऑप्शन देखेंगे, पहला कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल, यानी दो भुजाएं बीच का एंगल ये है, इसका मतलब त्रिभुज सर्वांग सम है इससे इससे, ठीक है। लेकिन जो नहीं है वो वाला आंसर देना, तो ये नहीं होगा। आगे, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर है, यानी एस एस एस, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। आगे, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के बराबर है, तो आप समझ रहे होंगे कि दो भुजाएं एक कोण है तो ये वाला लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या कर रहा है, दो भुजाएं और एक कोण, अब कौन सा कोण है इसके बारे में ये क्लैरिफाई नहीं किया है। आगे आप ऑप्शन देखिए, यदि एक त्रिभुज की दो कोण और उनके बीच की भुजा, तो दो कोण और बीच की भुजा, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कोण है, बीच में एक भुजा है और ये बराबर है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट से भी जो है ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। लेकिन नहीं होने का चांस कहाँ पर बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये इसका आंसर होगा। आगे, ये ग्राफ को अध्ययन करना और क्या कह रहा है सवाल में, दोनों डिग्री कॉलेजों में 2016 में कुल छात्राओं और 2019 में कुल छात्राओं के बीच का अनुपात क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दो डिग्री कॉलेज है, एक का नाम विकास है, एक का जागृति है, ब्लू और रेड में है। तो देखेंगे 2016 में तो ये दोनों है 210 और 60, जोड़ने के बाद ये आएगा 270। उसके बाद 2019 में, 2019 का यहाँ पर है 70 और 150, ये हो जाएगा कितना, 7 5 12, यानी कि 220। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो जीरो काटना होगा, तो 27:22 बचेगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, ग्राहक द्वारा नगद भुगतान किए जाने की स्थिति में एक व्यापारी किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करता है। उस वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है, तो आप यहाँ पर एक फार्मूला लगा दीजिए। हमेशा आपको बताते हैं सीपी और एमपी निकालने का क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, वही चीज़ यहाँ पर भी लगा दीजिए। तो सीपी और एमपी का ही रेशियो निकालना है, रहने दीजिए। 100 में डिस्काउंट परसेंट इसको 10 चाहिए तो 90 आ जाएगा घटाने के बाद, और प्रॉफिट भी 10% चाहिए तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, जीरो कट जाएगा। यानी क्रय मूल्य अगर 9 होगा तो मार्क प्राइस को कितना बनाना होगा, 11, तो कितना बढ़ रहा है ये, 2, 2 बढ़ रहा है किसके ऊपर, 9 के ऊपर, तो 2/9 कितना होता है, 22.22%, ठीक है। 1/9 होता है 11.11%, उसका 2 गुना यहाँ पर आएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसका मान याद करना है, ठीक है। देखिए क्यूब में दे रखा है, अगर इसको ए मान ले, इसको बी, इसको सी, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और आप जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अगर चेक करें यहाँ पर तो 23 माइनस 11 माइनस 12, तो कुल मिला के ये जीरो हो जाएगा। और अगर ए बी सी तीनों का योगफल जीरो हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख देते हैं यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3ab तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, 3a हो गया आपका 23, बी हो गया आपका माइनस का 11 और सी हो गया आपका माइनस का 12। ये आपका आंसर होगा गुना करने के बाद जो भी आएगा। तो इकाई अंक सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल देख लेंगे, ठीक है। 3 भी है और 11 भी है और यहाँ पर भी 3 है, कुल मिला के 9 का मल्टीपल चेक करना आसान रहेगा। तो ये नहीं है 9 का मल्टीपल, 8 से 14 8, बस ये भी नहीं है, 8 1 9 ये है, 8 7 15 28 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे, तीन संख्याएं परस्पर सहभाज्य और प्रथम दो और अंतिम दो संख्याओं के गुणनफल क्रमशः 432 और 945 हैं। तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर अगर लगाना है तो आप आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 432 और 945, अगर यहाँ से उठाएं तो ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल, इसका मतलब कोई ना कोई नंबर 4 का मल्टीपल होगा, तो एलसीएम भी 4 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन अगर देखें तो एक ही ऑप्शन है 4 का मल्टीपल, बाकी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बेसिक तरीका से अगर आपको बनाना है तो मान लीजिए 3 नंबर हैं जो सहभाज्य हैं, वो कौन से हैं, ए बी और सी। और आप जानते हैं कि सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, इनके एचसीएफ हमेशा 1 होंगे, ठीक है, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो ये हो गया। अब इनमें प्रथम दो का गुणनफल 432, यानी ए गुना बी आप लिख सकते हैं 432। उसके बाद अंतिम दो संख्याओं को गुणनफल यानी बी गुना सी लिख सकते हैं आप, कितना, 945।
ठीक है, 945 ये चीज़ है। अब इसमें जब देखें आप, तो ये जो बी है दोनों में कॉमन है, यानी इन दोनों नंबर को आप जो है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के कॉमन नंबर निकाल लीजिए। ठीक है, वही होगा बी का वैल्यू, फिर आप ए का वैल्यू, उसके बाद सी का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, नहीं तो बी का वैल्यू निकाल के आप उसका मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। तो ये बी का वैल्यू हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। जैसे 432 है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 4 से तो कट रहा, 8 से भी कट रहा है, ठीक है, तो 8 से अगर कटाएं तो 8 पंजे 40, 8 चौक 32 यानी 54 आ रहा है। दो फिर से आएगा 16 गुना, ये आएगा 27। ठीक है, तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, उसके बाद 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3, उसके बाद ये 945, तो इसका तो 9 आ गया, उसके बाद बच गया 105। 105 को आगे अगर तोड़ें तो 3 आएगा, फिर 35 आएगा। ठीक है, तो 3 नमा 27 यानी 3 की पावर 3 हो गया, उसके बाद बच गया आपका 5 और 7। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन अगर खोजना होगा आपको तो आप कैसे खोजेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 की पावर 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका बी का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, बी का वैल्यू निकल चुका है, ए सी का आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका जो है आंसर होगा। आगे इसका मान ज्ञात करना है, तो ये भाग है, पहले कर देंगे, 4 से 12 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद गुना है, फिर ब्रैकेट है, ये 3 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, 4 आएगा, प्लस ये आपका 5/3 रहेगा, कटने वाला नहीं है, गुना 7 में से 4 घटा दीजिए 3, तो 3 3 कट जाएगा, ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू कितना हो गया, 4 5 9, बाहर है 3 गुना में, तो 9 तिया 27, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे 2000 रुपये की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, बी के हिस्से का 1/3 भाग और सी के हिस्से का 1/5 भाग बराबर है, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए जो सवाल में कह रहा है हिस्सों के बारे में वैसे आप लिख दीजिए, तो ए का 1/2 यानी a/2 आप लिख सकते हैं, बराबर है बी का 1/3 यानी b/3 भी लिख सकते हैं इसको, उसके बाद सी का 1/5 तो इसको c/5 लिखेंगे। तो इस तरह से जब रहता है तो इसमें आप ए बी सी का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाता है, इनके नीचे वाला वैल्यू ही हो जाता है ए बी सी का रेशियो, यानी 2:3:5 हो जाएगा। रेशियो में अगर टोटल देखें तो 5 3 8 तो 10 हो रहा है, जबकि एक्चुअल में टोटल राशि कितना दे रखा है 2000, तो 10 का वैल्यू 2000 के बराबर होगा। क्या पूछ रहा है, ए का हिस्सा, ये है पहला वाला 2 यूनिट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 का 200 गुना है, तो इसका भी 200 गुना करेंगे तो 400 रुपया आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर राशि का मासिक भुगतान ऋण चुकौती के लिए करता है। ठीक है, शेष वेतन का 75% खर्च करता है और 425 रुपया बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना। ठीक है, तो देखिए एक तरह की ये क्या है, क्रमागत खर्च है इसका, पहले 15% ऋण चुकाया, फिर जो बचा वेतन है उसका 75% वो खर्च किया, फिर जो बचा है वो राशि यहाँ पर दे रखा है। जब क्रमागत रूप में रहे तो आप आराम से रेशियो से निकाल सकते हैं। इसका फ्रैक्शन 3/20 यानी 20/3 इसका खर्च हो गया ऋण चुकाने, तो बचा कितना, 20 से 17 बच गया, उसके बाद 75% खर्च किया, इसका फ्रैक्शन 3/4 यानी 4/3 वो खर्च कर लिया, तो बचा कितना, 4 से 1। तो ये जो है आपका, अगर इसको गुना करेंगे तो 20 चौके 80 जो कि होगा इसका कुल मासिक वेतन, और 17 एका 17 होगा इसका बचत। तो खर्च कितना हो गया इसका, इसका खर्च निकालना जरूरी है क्या, नहीं है, क्योंकि ये जो है बचत दे रखा है और मासिक पूछ रहा है, यानी 17 यूनिट का वैल्यू 425 दे रखा है, 80 यूनिट का पूछ रहा है, तो ये कितना गुना है, डिवाइड करेंगे 17 दूना 34, 17 पचे 85, 25 गुना है, तो 80 का 25 गुना करेंगे तो 25 अट्ठे 200 पर 1 जीरो आ जाएगा, यानी 2000 रुपया ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च करता है, यदि वह प्रति माह अपने परिवहन पर 600, किराने पर 3500 और शेष 500 रुपया बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक है, देखिए ये जो कह रहा है कि व्यक्ति का जो मासिक वेतन है उसका 20% जो है ये किराए पर खर्च कर देता है। अगर परसेंटेज में हम लोग देखें तो 100% इसका टोटल मासिक वेतन होगा, जिसमें 20% इसका किराए पर खर्च हो गया, तो बचा कितना, 80%। तो कहने का मतलब ये है कि ये 80% में ही बाकी का इसका खर्च, ये 600 3500 और प्लस का बचत ये शामिल है। तो हम लोग इन सबको जोड़ के 80% के बराबर कर सकते हैं।
तो जोड़ लीजिए 35 से 41 5 4600 रुपया। तो ये 4600 जो है ये 80% का वैल्यू है। निकालना है क्या? निकालना है मासिक वेतन यानी 100% का वैल्यू, गुना कर देंगे। 20 से 4 बार में जा रहा है, 20 से 5 बार में जा रहा है, 4 से कट जाएगा, 4 एक का 4 एक का, उसके बाद 50 आ जाएगा। ठीक है, तो गुना करेंगे 115 पचे 575 पर 1 जीरो, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 5750 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए ये के की पावर में सब दे रखा है, ये ब्रैकेट के अंदर, और बाहर गुना के बाद ये चीज़ दे रखा है। इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, एक्स की पावर 0, इसका वैल्यू 1 होगा, और माइनस का 1 दे रखा है, यानी 1 - 1 0 होगा, और यहाँ गुना है, यानी 0 में गुना हो रहा है, इसका मतलब इसका जो है पूरा का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं किसी भी संख्या पे अगर 0 पावर है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आगे, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु 3 दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य को अकेले पूरा किया। पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? ठीक है, तो पहले आप ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो ए करते हैं 10 दिन में, बी करते हैं 15 दिन में। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम जो कि हो जाएगा 30। 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 15 से 2 आएगा। अब ये कह रहा है कि 3 दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब 3 दिन तक ए और बी दोनों साथ में काम किया होगा। तो 3 दिन में ए और बी के द्वारा किया गया टोटल काम कितना होगा, 3 गुना ए और बी का टोटल एफिशिएंसी। तो 3 2 5, तो गुना करेंगे तो 15 यूनिट काम इन दोनों ने निपटा लिया 3 दिन में। तो 30 में 15 काम हो गया, तो बचा कितना, 15 यूनिट। 15 यूनिट काम बचा, और बी ने काम छोड़ दिया, तो किया कौन, ए। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 5 दिन लगेगा बाकी काम करने में। तो 5 दिन यहाँ हो गया, और 3 दिन दोनों ने साथ में काम किया, तो कुल मिला के 3 5 8 दिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इन संख्या के दहाई अंक पर मौजूद संख्या इकाई अंक पर मौजूद संख्या की 2 गुनी है, तो वह 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन से करिए, दोनों का योगफल 9, सभी ऑप्शन में योगफल 9 है। अब आते हैं ये वाला स्टेटमेंट पे, ये जो दहाई पर संख्या है, ठीक है, जो भी अंक दहाई पर है वो इकाई का कितना गुना है, 2 गुना। चेक कर लीजिए, क्या ये 4 5 का 2 गुना है, नहीं है, नहीं होगा आंसर। क्या ये है, नहीं है। यहाँ पर 3 दूना 6 हो रहा है, ये हो सकता है, यहाँ पर नहीं है, मतलब यही जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है, इसका क्षेत्रफल 1400 मीटर स्क्वायर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको भी ऑप्शन से करिए। क्षेत्रफल जो होता है आयत का वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई पूछ रहा है, यानी ऑप्शन में जो भी है वो चौड़ाई दे रखा है। अगर पहला ऑप्शन उठाइएगा 21 चौड़ाई, तो चौड़ाई से जो है लंबाई कितना अधिक है, 22 अधिक है, तो 21 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 43। क्या ये उन दोनों का गुणनफल ये 1400 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इकाई किसका 1 और 3 है, 0 नहीं आ रहा, ये नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हट गया। दूसरा, आप जोड़ सकते सीधा सीधा 22 इसमें जोड़ दीजिए, तो 5 2 7, इकाई अंक 5 यहाँ बन रहा है, 7 वहाँ बन रहा है, 0 नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। 28 में 22 जोड़ेंगे तो 28 + 22 कितना होगा, 50। या 28 गुना 50 1400 हो रहा है, हो रहा है, इसका मतलब यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे, और इसको अगर आपको बेसिक से निकालना है तो मान लीजिए चौड़ाई क्या है, x है, तो इसका लंबाई हो जाएगा x + 22, और लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल जो कि है 1400, तो इसको 1400 के बराबर कर दीजिए, और यहाँ से कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। आगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपया है, दुकानदार उस वस्तु को खरीदने पर 20% की छूट प्रदान करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो यहाँ पर लगा दीजिए। सीपी हमें निकालना है, रहने देंगे। एमपी दिया हुआ यानी मार्क प्राइस 150, क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट यहाँ 20% है, तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80, उसके बाद 100 + 25, क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो 125 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कटाइए इसको, इसको अगर कटाएं 25 से 5 बार में कटेगा, 25 से 6 बार में कटेगा। आप देख सकते हैं 5 से 80 कितना गुना हो रहा है, 16 गुना। यहाँ भी आप क्या करिए 16 गुना, 16 गुना जब करेंगे तो 16 छः के 96 जो है ये एक सीपी का वैल्यू आएगा, तो 96 रुपया ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, एक बस 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, यदि इसकी चाल में 12% की कमी कर दी जाए तो बस की नई चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि 12% का कमी हो गया, इसका मतलब चाल कितना बच गया, 88%। तो आप सीधा सीधा 84 का 88% निकाल सकते, नहीं तो गुना कर दिए 0.88 से। ठीक है,
88% मतलब 0.88। गुना करेंगे तो इकाई अंक 2 बन रहा है, सभी ऑप्शन में है। और 88 ये 11 का मल्टीपल है। आंसर चेक करिए, 11 का मल्टीपल यहाँ 2 1 3 9 7 16, 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 16, तो यहाँ पर 11 का मल्टीपल ये बन रहा है। 2 2 4, इधर 16, ये 11 का मल्टीपल नहीं बन रहा है। यहाँ पर 2 16, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का ये वैल्यू लेना है, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है 4/3 पाई, जिसका वैल्यू 22/7 इंटू आर का क्यूब। देखिए व्यास अगर 12 है तो रेडियस कितना होगा 6 होगा, तो 6 का क्यूब 216 यहाँ पर लगाएंगे। 3 से ये कट जाएगा 72 बार में, अब नहीं कटने वाला है। ठीक है, इकाई अंक चेक कर लीजिए आप। यहाँ पर 4 दूना 8, 8 दूना 16, इकाई अंक 6 बन रहा है, नीचे 7, तो नीचे तो 7 सब में रहेगा। 6 अगर देखें तो 7 6 के 42, 6 48, यहाँ पर 8 बन रहा है ऊपर, नहीं होगा ना, चाहिए हमें 6 चाहिए। 7 8 56, 56 2 58, यहाँ भी 8 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 5 35, 35 प्लस 1 36, 6 बन रहा है, ये आंसर होगा। ठीक है, हो सकता है आगे भी जब तक चेक ना कर लें। 7 7 49, 7 53, यहाँ पर 3 बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 कन्फर्म हो गया, ये इसका आंसर होगा। आगे, 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी, और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 7 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेशियो से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर करा 5 वर्ष बाद रमेश जो है अपने पुत्र का 3 गुना होगा, तो लिखते हैं रमेश को आर, उसका पुत्र एस लिख देते हैं, एस फॉर सन। सन को अगर 1 यूनिट मान लें तो रमेश हो जाएगा 3 यूनिट का, 3 गुना कह रहा है। और ये जो है पहला वाला रेशियो जो हम लोग लिखे हैं ये 5 वर्ष बाद का है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी पुत्र अगर 1 यूनिट का था तो रमेश 7 यूनिट का था। अब टाइम का गैप देखिए, गैप अगर देख ले तो 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले टोटल 10 वर्ष का गैप आ गया। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस, तो यहाँ पर 7 1 7, 3 1 3, डिफरेंस आ रहा है 4 का। उसी तरह नीचे भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 - 1 6, 6 गुना 10 60 का डिफरेंस, तो ये 15 गुना है। इसका निकला है रमेश का वर्तमान आयु, तो रमेश का यहाँ 3 यूनिट का था तो इसमें रखेंगे वैल्यू 15 गुना है, तो इसका भी 15 गुना करेंगे तो ये आएगा 45 साल। लेकिन ये जो है रेशियो कब का था 5 वर्ष बाद का, वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा 5 माइनस करना होगा इसमें, तो 40 वर्ष इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, इसका मान कितना होगा तो निकालना होगा, 3 है ठीक है, प्लस 3 गुना ये वैल्यू कितना होगा 11 में 2 घटेगा 9 बचेगा, 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे 3 आएगा, तो ये 3 आ गया, माइनस ये 3 दूना 6, तो 3 तिया 9 में से 6 घटा 3 + 3 6, इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, इस तालिका के आधार पर आपको आंसर देना है क्या, दुकान क्यू द्वारा गुरुवार को, दुकान टी द्वारा शनिवार को और दुकान एस द्वारा मंगलवार को बेचे गए एयर कूलरों की संख्या का औसत कितना है। तो पहले निकालिए क्यू द्वारा गुरुवार, गुरुवार मतलब थर्सडे को, क्यू द्वारा यहाँ पर है 27, प्लस टी द्वारा शनिवार, तो सैटरडे यहाँ है और टी यहाँ पर है 15। उसके बाद ये कह रहा है कि एस द्वारा मंगलवार, तो मंगलवार यहाँ है ट्यूसडे, एस का यहाँ पर 60 है, तो ये हो जाएगा 60। एवरेज निकालना तो इसको 3 से डिवाइड करना होगा, तो 60 10 70 20 90 प्लस 12 ये हो जाएगा 102, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।